Welcome to Bind EduTech, and in this class we are going to discuss some question answers related to the poem An Elementary School Classroom in a Slum। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैंने शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स डिस्कस किया था, 8 शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स डिस्कस किया, उसके बाद मैंने जैसा बोला था कि एक और तरीका जो पोएट्री में यूज़ किया जाता है क्वेश्चन पूछने का, वो तरीका ये भी होता है कि कुछ लाइंस दे दिए जाते हैं पोएम के, और उन लाइंस से रिलेटेड वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइंस दे करके, पोएम के लाइंस को दे करके। और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है। जो लोग ऐसा एक्सरसाइज किए होंगे वो लोग अगर रिकॉल करें तो पोएम का लाइन दे करके जो पहला क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछेगा कि ये लाइंस किस पोएम के हैं और उस पोएम के पोएट कौन है। जनरली यही फर्स्ट क्वेश्चन होता है। कोई भी लाइन दे देगा, अगर 3-4 लाइन किसी भी पोएम से, और उसके नीचे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देना रहेगा उसको, तो पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये पूछता है हु नेम द पोएम एंड द पोएट। तो ये तो सब में रहेगा लगभग कॉमन। तो हर पोएम का पूरा नाम विथ करेक्ट स्पेलिंग और उसको लिखने का तरीका। अगर आप पोएम का नाम लिख रहे हैं, अगर आंसर में पूछा इसी पोएम के बारे में लाइन दे करके कि किस पोएम से है और कौन पोएट हैं, तो आप जो आंसर लिखिएगा कि पोएम का नाम जब लिखिएगा आप अपने आंसर में, तो पहली बात कि पोएम के नाम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पोएम का नाम को, जैसे अगर इसमें है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, तो वो पूरा जो नाम है उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। पहला चीज़ ये। उसके बाद नाम लिखते वक्त इस पोएम का अगर आप नाम लिख रहे हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, तो बड़ा एक टाइटल है, इसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का भी ध्यान रखेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे एन लिखेंगे तो ए कैपिटल होगा, एलिमेंट्री लिखेंगे तो ई कैपिटल, स्कूल लिखेंगे तो एस कैपिटल, क्लासरूम लिखेंगे तो सी कैपिटल। उसके बाद इन में कोई कैपिटल का ज़रूरत नहीं है, आई एन, फिर ए स्मॉल ही लिखेंगे, फिर स्लम जब लिखेंगे तो फिर कैपिटल एस, और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना होगा। उसके बाद उसका जब पोएट का नाम बताइएगा तो फिर अगेन यही ध्यान रखिएगा कि पोएट का नाम जब भी आप सेंटेंस बना के जैसे भी लिखें तो पोएट के नाम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखें। और अगर 2 वर्ड का नाम है, जैसे इसमें है स्टीफन स्पेंडर, तो दोनों वर्ड्स के पहले अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल होना चाहिए। स्टीफन एस कैपिटल, स्पेंडर एस कैपिटल, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ये मैं स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस टाइप का में क्वेश्चन पूछने के तरीके में यही रहता है, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो आपको पोएम का नाम भी अगर याद है और पोएट का नाम भी याद है, और लिखने का जो तरीका है आपका वो अगर सही नहीं है, तो तुम्हारे आंसर को
अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पोयम का नाम लिख रहे हैं तो जितने वर्ड्स हैं उनका हर अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद होना चाहिए, और अगर अच्छा है तो उसको स्केल से अंडरलाइन कर दीजिए पोयम के नाम को, सिर्फ पोयम के नाम को, लेकिन अंडरलाइन स्केल से कीजिएगा। हाथ से टेढ़ा मेढ़ा अंडरलाइनिंग वो नुकसानदायक हो जाएगा। उसके बाद जब स्टीफन स्पेंडर लिखिएगा पोएट का नाम तो एस कैपिटल और दोनों एस कैपिटल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और इसको भी आप स्केल से रूलर से अंडरलाइन कीजिए। ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन का आंसर देने का। नेम द पोएट एंड द पोयम, तो इसको ठीक से लिखिएगा, पूछा जाएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आंसर्स में। तो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं उसमें पहला तो ये 3 लाइन है पोयम के जो स्टैंजा 1 में ही हैं, और ये स्टैंजा 1 के ही 3 कंसेक्यूटिव लाइंस हैं, मतलब 3 लाइन एक साथ है। जैसे तुम पोयम से देख लो, यहाँ क्या क्या है, फार फार से लेकर के डाउन हेड तक। तो आप पोयम में देखो कि ये लिया गया है यहाँ से फार फार से हेड तक, देखो यहाँ ये फार फार से शुरू हुआ और वेड डाउन हेड यहाँ तक लिया, ये 2-3 लाइन लिया। अब इन 2-3 लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा। ये 3 लाइन लिया यहाँ, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस like rootless weeds, the hair torn round their paler, the tall girl with her weighed down head। तो जब आप लाइंस पढ़िएगा तो पहला काम आपका होगा ये रिकॉल करना कि ये लाइन किस पोयम का है। ये आसान काम नहीं है, अगर आप पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़े नहीं हैं तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाइएगा कि किस पोयम का है, और जो लाइन बाय लाइन पढ़ा है वो रिकॉग्नाइज कर जाएगा एकदम 100%। तो ये लाइंस पढ़ करके पढ़े हुए स्टूडेंट के मन में आंसर तुरंत आ जाएगा कि ये लाइंस एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इस पोयम से है, और उसके पोएट थे स्टीफन स्पेंडर। फिर उस तरीके से, जिस तरीके से हम लिखने बोले थे उस तरीके से वो आंसर लिख देना है। अब लाइंस दे दिए, अब इससे देखो क्वेश्चंस पूछे हैं नीचे, क्वेश्चंस, ठीक है, ABCD, देखो 4 क्वेश्चन है। जनरली 3 या 4 इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए पोएट्री से कि 2-3 लाइन दे दिया, 4 लाइन दे दिया, कहीं से बीच से भी दे सकता है, शुरू से भी दे सकता है, अंत से भी दे सकता है, कहीं से भी लाइन दे दिया, बोलेगा कि पहचानो कि ये लाइन किस पोयम का है और इसके कवि कौन थे। उसके बाद और भी तरह के क्वेश्चंस उन लाइंस के बारे में ही पूछेगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे कि ये 3 लाइंस हैं हमारे सामने एग्जाम्पल में, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन देखो, पूछता है Who are these children? कि इस लाइंस में चिल्ड्रन का बात किया जा रहा है, बच्चों की बात की जा रही है, और पहला क्वेश्चन पूछा Who are these children? कि ये किन बच्चों की बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, वेरी शॉर्ट में आएगा। 1 नंबर का इसका आंसर आपको देना है कि ये किन बच्चों की बात हो रही है। वेरी शॉर्ट 1 नंबर का रहेगा। तो इसका आंसर कैसे देंगे, देखो यहां आंसर ए देखो लिखा हुआ है, दीज चिल्ड्रेन आर वेरी पुअर चिल्ड्रेन हु लिव इन अ स्लम एंड सिटिंग इन an elementary school classroom of the
स्लम। ये बच्चे बहुत गरीब बच्चे हैं जो एक स्लम में रहते हैं और वो लोग एक उसी स्लम में बने हुए एक एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा कि इन लाइंस में जो चिल्ड्रंस हैं उसमें किन बच्चों की बात की जा रही है। ये चिल्ड्रन वर्ड के बारे में पूछा, हु आर दीज चिल्ड्रन। तो आप वेरी शॉर्ट है, 1 नंबर का पूछेगा तो आपको लिखना है कि दे आर वेरी पुअर चिल्ड्रन हु लिव्स इन स्लम एरिया एंड दे आर सिटिंग इन अ क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल इन दैट स्लम। उसी स्लम में एक एलिमेंट्री स्कूल था, उसी के क्लासरूम में ये बच्चे जो स्लम चिल्ड्रन थे ये बैठे हुए थे। वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन पूछा। दूसरा, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। अब देखिए कि जो मैंने इस पोयम का एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाया है, उन एक्सप्लेनेशन वीडियोस में जब पोयम फिनिश हो गया होगा, ठीक है, सारे पैराग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन फिनिश कर दिया होगा मैंने, तो मैंने फिर उस पोयम में यूज किए गए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस किया होगा उन वीडियो लेक्चर्स में, पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोयम। तो वहां से एक क्वेश्चन यहां पूछ दिया पोएटिक डिवाइस के बारे में कि उसी को पोएटिक डिवाइस को ही दूसरे वर्ड्स में लिखा है फिगर ऑफ स्पीच। ये भी वर्ड याद रखना, फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है, मतलब कि किस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। जो लाइन दिए हुए हैं उनके पहले 2 लाइन में किस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो पहले देख लो, पहला 2 लाइन क्या है, ये है, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर। इस 2 लाइन है। तो यहां पर पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है। अब जो बच्चे वो एक्सप्लेनेशन वीडियो का देखे होंगे जिसमें मैंने पोएटिक डिवाइसेस, इस पोयम से रिलेटेड पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताया है, अगर वो वीडियो बच्चों ने देखा होगा तो वो इसका आंसर आसानी से समझ भी जाएंगे जो नीचे लिखा हुआ है, और रिकॉल करेंगे तो याद रखेंगे तो और अच्छी बात है। देखो इसका आंसर कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है यहां। द फिगर ऑफ स्पीच मतलब पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, जो 2 लाइन में यूज हुआ है उसका नाम है सिमिली। यह है पोएटिक डिवाइस का नाम, फिगर ऑफ स्पीच का नाम सिमिली यूज किया गया है। अब सिमिली क्या होता है ये मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है अपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस में, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं कि पोयम में अगर किसी 2 चीज की, 2 अलग अलग चीजों की कंपैरिजन किया जा रहा है, 2 अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहा है, और कंपेयर करने के लिए लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करे, दोनों वर्ड में से कोई भी, या तो लाइक वर्ड का इस्तेमाल करे या तो एज वर्ड का इस्तेमाल करे कंपेयर करने के लिए 2 चीजों को। तो लाइक और एज वर्ड से जो भी कंपेरिजन होता है पोयम में उसको बोलते हैं पोएटिक डिवाइस, और वो पोएटिक डिवाइस का नाम है सिमिली। तो देखो यहां लाइक का इस्तेमाल किया था कि नहीं, देखो यहां लिखा हुआ है लाइक रूटलेस वीड्स, और किसको किसको कंपेयर किया है, बच्चों के चेहरों को, मतलब जो बच्चे क्लासरूम में बैठे थे उनको कंपेयर किया है रूटलेस वीड्स से।
और वर्ड क्या यूज किया कंपेयर करने के लिए? लाइक। तो यहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। पूछेगा विच पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच? सिमिली। लाइक रूटलेस वीड्स, ये वर्ड में यूज हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सी देखें क्या है। वाई इज द टॉल गर्ल्स हेड वेड डाउन? जो ऊपर लाइंस दिए गए हैं उसमें ये लाइन लिखा हुआ है, देखिए लाइन लिखा हुआ है, टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड। तो पूछता है कि उस लड़की का सिर, गर्दन नीचे क्यों झुका हुआ है? वाई इज द टॉल गर्ल्स हेड वेड डाउन? इस क्वेश्चन को और बदल के पूछ सकता है। जैसे पूछेगा एक तरीके से ये पूछ देगा कि किसके बारे में पोएट ने वेड डाउन हेड का इस्तेमाल किया है? किसके बारे में? तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि एक टॉल गर्ल थी, क्लासरूम में एक लंबी लड़की थी, उसके बारे में बताया पोएट ने कि उसका सिर, उसका गर्दन जो है ना वो झुका हुआ है। क्वेश्चन पूछा क्यों झुका हुआ है? इसका देखो आंसर, क्या क्यों झुका हुआ है उसका? सी देखना है। अब देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आ गया। जैसे पहला वाला था ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, पहला ये जो था ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये जो है कि उस टॉल गर्ल का सिर नीचे क्यों झुका हुआ है, ये 2 नंबर का भी पूछ सकता है, ये 2 नंबर की कैटेगरी में आ सकता है। ये इसका आंसर देखो लिखे हैं, द टॉल गर्ल्स हेड इज वेड डाउन बिकॉज, उस लंबी लड़की का गर्दन, उसका सिर नीचे झुका हुआ था, उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑन हर शोल्डर्स। पहला कारण बताया गया कि उस लड़की के कंधों पर गरीबी का, कैसी गरीबी? एक्सट्रीम गरीबी, मतलब बहुत गरीबी, उसके शोल्डर्स पे बहुत गरीबी का बर्डन था। अब बर्डन का मतलब, वैसे तो इस पोयम में हम बता ही चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं, बर्डन मतलब होता है बोझ। तो पूछा क्वेश्चन कि उस लंबी लड़की का सिर नीचे क्यों, गर्दन नीचे क्यों झुका हुआ था? तो बिकॉज के बाद आंसर लिखें कि क्योंकि उसके कंधों पर बहुत गरीबी का बोझ था। तो गरीबी के बोझ के कारण उसके गर्दन, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। एक रीजन ये हुआ। दूसरा, इससे एक और बात पता चलता है, इट ऑल्सो शोज दैट द गर्ल इज वेरी मैलनरिश्ड। एक तो ये पता चला कि उसका गर्दन और सिर झुका हुआ है क्योंकि गरीबी का बोझ है उसके कंधों पर। और दूसरा एक और चीज इंडिकेट करता है कि वो लड़की जो है उसका गर्दन और सिर नीचे इसलिए झुका हुआ है क्योंकि वो लड़की मैलनरिश्ड है। हिंदी में लिख दिए हैं कुपोषित है। वो लड़की का गर्दन झुकने का 2 कारण बताया गया। एक कीवर्ड्स हैं, एक बर्डन ऑफ पॉवर्टी के कारण, वहां गरीबी के बोझ के कारण, और दूसरा कारण कीवर्ड है मैलनरिश्ड होना, कि वो लड़की जो है वो शरीर से अनहेल्दी है, इसीलिए उसका गर्दन और उसका सिर जो है वो नीचे झुका हुआ है। 2 रीजन देना, बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड मैलनरिशमेंट। सेंटेंस तुम अपना जो भी बना लो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी। इसी लाइन में जो ऊपर दिया गया था 3 लाइन, उसमें पूछा गया है, उसमें एक वर्ड आया है पेलर। देखो यहां लाइन आया पेलर, ये वर्ड आया है ना,
तो इस वर्ड का मतलब पूछा है क्वेश्चन नंबर डी में। व्हाट डज द वर्ड पेलर मीन, कि ये जो वर्ड है पेलर, इसका मतलब क्या निकल रहा है इस पोयम में, इस जगह पर जहां ये यूज किया गया है, वहां पर इसका क्या मतलब निकल रहा है पेलर वर्ड का। तो इसका आंसर देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और 2 नंबर के कैटेगरी में अभी भी आता है, 1 नंबर के कैटेगरी के कुछ ये भी आ सकता है। द वर्ड पेलर मीन्स, इस पोयम में पेलर वर्ड जो यूज किया है उस लाइन में, उसका मतलब है पेल फेसेस ऑफ द चिल्ड्रेन। पेल फेसेस, पेलर वर्ड से ही बना है पेल फेसेस, और पेल फेसेस का मतलब देखो यहां लिख दिए हम, मुरझाया हुआ चेहरा। पेल फेसेस का मतलब हुआ मुरझाया हुआ चेहरा। तो ये जो पेलर वर्ड है वो उसका पहला मतलब तो ये निकलता है, पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे बैठे हैं उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, ठीक है, पेल फेसेस ऑफ द चिल्ड्रेन। और फिर उस मुरझाए हुए चेहरे के पीछे रीजन क्या है, क्यों मुरझाया हुआ है उनका चेहरा, इसका भी आंसर दे दिया है, ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। यह वर्ड बहुत बार आ रहा है पोयम में, कुपोषण, कुपोषित, मैल न्यूट्रिटेड, मैल न्यूट्रिशन। तो ये तो एक तो बताया कि उनके चेहरे जो हैं वो मुरझाए हुए हैं, और चेहरा मुरझाने का कारण भी बताया कि कारण है उनका कुपोषण, उनका मैल न्यूट्रिशन। तो अगर ये पूछा कि पेलर वर्ड से क्या मतलब है तो आपको ये आंसर लिख देना होगा। इस तरह से पोयम के कुछ लाइंस दिए जाएंगे और फिर लाइंस से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जनरली 4 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चंस, जनरली 4 मार्क्स के होते हैं। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन, ये ही अगर 4 क्वेश्चन पूछता तो चारों क्वेश्चन को 1-1 मार्क्स वेटेज दे देता। ये 1 नंबर का ये है, 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 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ जनरली, क्योंकि 4 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है। अगर ज़्यादा पूछने का रहेगा कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछना है तो इसको कर देगा 2 नंबर, इसको 1 नंबर का रखेगा, ठीक है, इसको 1 नंबर का रखेगा, इसको कर देगा 2 नंबर का, ये क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर का कर देगा और ये क्वेश्चन का आंसर भी 2 नंबर का कर देगा। लेकिन अगर 4 नंबर का है तो 1 नंबर में ही चारों को बांटेगा। तो एक ये क्वेश्चन आंसर जब जो लिखोगे वो तुम्हारा भले 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन चला जाए, पर उसका अगर 1 नंबर वेटेज है तो वो 1 नंबर के लिए ही कहलाएगा। जैसे टॉल गरला आंसर लिखोगे कि 2 कारण हैं, बर्डन ऑफ पॉवर्टी, पहला गरीबी का बोझ, और दूसरा जो है वो है कुपोषण। तो इसको लिखोगे 2 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करोगे तो ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ये हम लोगों ने चैप्टर का जो बिगिनिंग 3 लाइंस थे, ये बिगिनिंग 3 लाइंस हैं चैप्टर के, तो बिगिनिंग 3 लाइंस हम लोगों ने ये किया है शुरुआत। इस तरह का क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जा सकते हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस तरह का क्वेश्चन आंसर्स का एक्सरसाइज किए होंगे अपने स्कूल लेवल पर। इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि अब ये हमारा आ जाएगा स्टैंजा 2 में। देखो यहाँ 3 लाइन यहाँ भी है, तो इन तीनों लाइंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो इसका ये सेकंड वाला भी देखेंगे, 3rd 4 जितना भी है इसमें जो आ सकता है वो हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे अपने वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू।